हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स डिफेंस एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं संख्याओं के योग, अंतर, गुणनफल और उनकी घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। कहने का मतलब आज के क्लास में अपन इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उन संख्याओं के योग में, उनके अंतर में, उनके गुणनफल में, उनकी घात में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसके लिए अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए अपने को कुछ संख्याएं दे रखी है इस प्रकार से, और आपसे कहा जाए कि जब इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो इन संख्याओं के योग में इकाई का अंक कितना होगा। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। आपसे कहा जाए कि जब इसको सॉल्व कीजिए तो इसकी सॉल्यूशन में इकाई का अंक कितना होगा। इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। सबसे पहले चीज, यदि आपको कहीं भी संख्याओं के योग, उनके अंतर और गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाता है तो आपने उन दी गई संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में जोड़ना, घटाना अथवा गुणा करना होता है। कि जैसे मान लीजिए आपसे पहले एग्जांपल में पूछ रहा है कि इसको जब इन सभी संख्याओं को जोड़ा जाए तो इनके योग में इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो भी संख्याएं आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को ही आपस में जोड़ देना है। कहने का मतलब जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सभी संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ आपने इकाई का अंक ही कंसीडर करना और उनको आपस में जोड़ देना। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक 7, इसमें 8, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास आएगा 15। 15 में इकाई का अंक 5, 5 को 4 में जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 9, 9 को 2 में जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 11, 11 में इकाई का अंक 1, 1 को 3 में जोड़ेंगे 4 और 4 को 5 में जोड़ेंगे 9। इसलिए इन सभी संख्याओं को यदि जोड़ा जाए तो इनके योगफल में जो इकाई का अंक आएगा वो 9 निकल के आएगा। इसी प्रकार इन सभी संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाए। यदि किसी क्वेश्चन में जोड़ और घटाव दोनों संख्याएं एक साथ दी गई हों तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो प्लस वाली संख्याएं हैं उनके इकाई का अंक अलग ज्ञात कर लीजिए और जो माइनस वाली संख्या है उनके इकाई का अंक अलग ज्ञात कर लीजिए और उसके बाद में प्लस वाली संख्याओं के इकाई के अंक में से माइनस वाली संख्याओं के इकाई का अंक घटा दीजिए। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्याओं में पहली संख्या की इकाई का अंक 5, दूसरी संख्या की इकाई का अंक 4 और तीसरी संख्या की इकाई का अंक 7। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 6 भी लिख सकते हो या 16 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में माइनस वाली संख्याओं में पहली संख्या की इकाई का अंक 8, दूसरी संख्या की इकाई का अंक 2 और तीसरी संख्या की इकाई का अंक 9। तो 8 और 2 10, 10 और 9 19, 16 माइनस 19। अब मान लीजिए आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो इधर 6 में से 9 घटा दो। 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 16 में से 9 घटा देंगे और 16 में से 9 घटा देंगे तो इधर इकाई का अंक जो आएगा वो आपके पास 7 निकल के आएगा। इसी प्रकार यदि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाता है तो उस केस में भी आपने दी गई संख्याओं के इकाई के अंकों को ही आपस में गुणा करना है। यदि इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो आपने इन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर देना है। सबसे पहले 4 को 7 के साथ गुणा करेंगे 28, 28 में इकाई का अंक 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 में इकाई का अंक 6, 6 को 7 के साथ गुणा करेंगे 42 और 42 में इकाई का अंक 2, 2 को 9 के साथ गुणा किया जाएगा तो वैल्यू जो आएगी वो 18 और 18 में इकाई का अंक 8। इसलिए इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 8 ही होगा। जब भी आपको कहीं भी किन्हीं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाता है तो गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनमें किसी संख्या के इकाई का अंक 5 तो नहीं है।
यदि किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 होता है और उसके साथ कोई भी एक संख्या सम गुणा हो जाती है तो फिर उन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो आएगा वो आपका हमेशा 0 आएगा। और इसी प्रकार किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 और गुणा होने वाली बाकी सारी की सारी संख्याएं विषम है तो उस केस में उन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक जो आएगा वो 5 निकल के आएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल से इस चीज को भी। आपसे कहा जाए कि इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो एक चीज तो मैंने आपको बताई कि जब भी आपको कहीं भी किन्हीं संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछा जाता है तो आपने उन सभी संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा करना है। लेकिन एक चीज बताई कि इकाई के अंकों को आपस में गुणा करने से पहले आपने ये देखना है कि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 तो नहीं है। आपने देखा पहले एग्जाम्पल में पहली संख्या 2694 7876, तीसरी संख्या 9765 और 9765 में इकाई का अंक 5। यदि किसी एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो और दी गई बाकी सभी संख्याओं में से कोई भी एक संख्या सम, अब यहाँ पे इस पहली संख्या की बात कीजिए तो पहली संख्या आपकी सम, तो आगे सभी को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा आंसर लिख दीजिए यहाँ पे 0, क्योंकि जब भी किसी सम संख्या के साथ 5 को गुणा किया जाता है तो गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा 0 ही आता है। इसी प्रकार यदि किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 और गुणा होने वाली बाकी सारी की सारी संख्याएं विषम हो तो उस केस में गुणनफल में इकाई का अंक 5 ही आता है। जैसे इस एग्जाम्पल की बात कीजिए तो इस एग्जाम्पल में 6955 में इकाई का अंक 5 है और बाकी सारी की सारी संख्याएं जो आपकी विषम है, इसलिए यदि इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक 5 ही निकल के आएगा। तो यदि संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल की बात करी जाए तो उनमें इकाई का अंक ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिक्कत जो आती है वो घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने में आती है। तो कुछ एग्जाम्पल अपन घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने से संबंधित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है आपके पास कि एक संख्या दे रखी है आपको 6956 और उसकी घात दे रखी है आपको 2013। आपसे कहा जाए कि जब 6956 की घात 2013 को सॉल्व किया जाए तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि यदि कहीं भी कोई संख्या आपको इस प्रकार से दे रखी है m के ऊपर, तो यहाँ पे m जो है वो दी गई संख्या का आधार कहलाएगा और n जो है वो उस संख्या की घात कहलाएगी। m की घात n, तो m की घात n का मतलब ये हो गया कि m जो है वो आपस में गुणा हो रहा है और कितनी बार गुणा हो रहा है, n बार गुणा हो रहा है। कहने का मतलब घात में इकाई का अंक ज्ञात करने का जो कंसेप्ट है वो सेम वैसा का वैसा है जैसा संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। लेकिन गुणा के कंसेप्ट से इकाई का अंक ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि गुणा जो वो काफी बड़ी संख्या बार या काफी ज्यादा बार हो रहा है, तो उस केस में अपन यहाँ पे गुणा का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि जब भी आपको घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आपने सबसे पहले उस दी गई संख्या के आधार को देखना है और यदि दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक आपको 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए या 6 मिल जाए तो घात चाहे कुछ भी हो इकाई का अंक ये खुद ही होंगे।
कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आधार में इकाई का अंक 0 तो दी गई संख्या की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 0 ही होगा। यदि आधार में इकाई का अंक 1 तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 1 ही होगा। यदि आधार में इकाई का अंक 5 तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही होगा। और यदि आधार में इकाई का अंक 6 तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही होगा। इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि 6956 की घात 2013, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले 6956 की घात 2013 का मतलब है ये 6956 2013 बार आपस में गुणा हो रहा है। इसलिए यदि इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आपने आधार देखा और आधार में इकाई का अंक 6, और जब किसी संख्या के आधार में इकाई का अंक इनमें से कोई भी एक होता है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक खुद ही होता है। अब यहाँ पे आधार में इकाई का अंक 6 है तो घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक जो आएगा वो 6 ही निकल के आएगा। लेकिन अब मान लीजिए दी गई संख्या के आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से ना मिलकर कुछ अलग मिल जाए, जैसे 2, 3, 4 अथवा 7, 8, 9 में से कोई एक अंक मिल जाए, तो उस केस में दी गई संख्या की घात में यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि उस संख्या की घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। क्या कि यदि आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी एक है तो दी गई संख्या की घात में 4 का भाग। अब दी गई संख्या की घात में 4 का भाग ही क्यों देते हैं? 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होने लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 का मतलब है 2। आपसे कहा जाए 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब 4। 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 8। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16। 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब 32। जो इकाई का अंक 2 की घात 1 में था वो का वही इकाई का अंक 2 की घात 5 में। कहने का मतलब 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। जैसे 2 की घात 5 बराबर 32 है तो 2 की घात 6 बराबर 64, यानी कि जो इकाई का अंक 2 की घात 2 में था वो इकाई का अंक 2 की घात 6 में, 4 घात बाद में रिपीट हो रहा है। इसी प्रकार 2 की घात 3 बराबर 8 था, 2 की घात 7 बराबर 128 और 128 में इकाई का अंक 8। 2 की घात 3 में भी नहीं था। इसी प्रकार 2 की घात 4 बराबर 16, 2 की घात 8 बराबर 256, 16 में भी इकाई का अंक 6 और 256 में भी इकाई का अंक 6। इसलिए आपने क्या करना है, जब भी आपको दी गई संख्याओं के आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 मिल जाता है तो घात में 4 का भाग देना है। और समझ में आया होगा घात में 4 का भाग ही क्यों दिया जाता है। 4 का भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर 4 घात के बाद में इकाई का अंक रिपीट होने लग जाता है, पुनरावृत होने लग जाता है, इसलिए 4 का भाग देते हैं। और 4 का भाग देके उस घात को अपन छोटा बना लेंगे। अब देखो जब भी किसी संख्या में 4 का भाग दिया जाता है तो 4 संभावनाएं बनती है। पहली संभावना ये बनती है कि उस दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाने का मतलब हो गया शेषफल 0 बच जाए। हो सकता है शेषफल 1 बच जाए, हो सकता है शेषफल 2 बच जाए और हो सकता है शेषफल 3 बच जाए। यदि घात में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है मीन्स शेषफल 0 बच रहा है तो उस केस में जो घात संख्या के ऊपर दी गई है उसको तो हटा देंगे और उस घात की जगह 4। यदि शेषफल 1 बच रहा है तो घात की जगह 1 लिख देंगे, शेषफल 2 बच रहा है तो घात की जगह 2 लिख देंगे और शेषफल 3 बच रहा है तो घात की जगह 3 लिख देंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपको एक संख्या दे रखी है 7963 और इस संख्या की घात आपको दे रखी है 1044। आपसे कहा जाए कि जब इस संख्या को सॉल्व किया जाए तो इसके सॉल्यूशन में इकाई का अंक कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जब भी कहीं भी घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आधार देखना है। आधार में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो घात कुछ भी हो इकाई का अंक खुद ही होगा। और यदि घात आधार में इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई एक है तो आपने घात में 4 का भाग देख के देखना है। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो घात की जगह 4 लिखना है। यदि शेषफल 1, 2 और 3 बचता है तो शेषफल को ही घात बना देना है। तो यहाँ पे 7963 में आपने इकाई का अंक देखा तो इकाई का अंक 3, और जब इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई भी एक होता है
तो घात में 4 का भाग लगाइए। घात में 4 का भाग लगाने का मतलब 1044 में 4 का भाग लगाओ। किसी भी संख्या में जब 4 का भाग देने के लिए कहा जाए तो पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग लगा के देख लीजिए। यदि लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो वो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होती है। तो 1044 में 4 का भाग लगाने के लिए आपने 44 में 4 का भाग लगा लिया और 44 में 4 का भाग लगाया तो पूरा जा रहा है, मतलब शेषफल 0 बच रहा है। जब शेषफल 0 बचता है तो उस केस में अपन घात की जगह 4 लिख देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 7963 की घात 4, और 7963 की घात 4 का मतलब ये 7963 जो है वो 4 बार गुणा हो रहा है। अगर 7963 4 बार गुणा हो रहा है तो इसका मतलब 3 जो इकाई अंक वो भी 4 बार गुणा होगा, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 का मतलब होता है 81, और 81 में इकाई अंक जो वो आपके पास कितना है 1। इसलिए जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसके सॉल्यूशन में इकाई अंक 1 निकल के आएगा। तो ये जो था वो आपका घात वाली संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने के संबंध में था कि यदि आधार में इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है तो घात कुछ भी हो इकाई अंक ये खुद ही होंगे, और यदि आधार में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 अथवा 9 हो तो फिर उस केस में घात में 4 का भाग देते हैं। यदि भाग पूरा चला जाता है तो घात की जगह 4 लिख देते हैं, और यदि शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है तो उस शेषफल को ही घात बना दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक संख्या दे रखी है इस प्रकार से 29, 64 उसकी पावर 213 इंटू 7995 की घात 141 प्लस 6953 की घात 1008 इंटू 7692 की घात 741 इंटू 6971 की घात 1095, और आपसे कहा जाए कि इनमें इकाई अंक कितना होगा। तो देखो जब भी आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, घात वाली संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करते हैं, और घात वाली संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अपन आधार में इकाई अंक देखते हैं, और आधार में यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे तो 4। जब दी गई संख्याओं के आधार में इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो उस केस में आप घात में 4 का भाग लगाइए, और घात में 4 का भाग लगाने का मतलब 213 में 4 का भाग लगाएंगे, और जब 213 में आप 4 का भाग लगा रहे हो तो शेषफल जो बचेगा वो आपके पास 1 बचेगा। 13 में 4 का भाग 4 × 12, शेषफल बच गया 1, इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं 2964 की घात 1, और 2964 की घात 1 का मतलब 4 की घात 1। उसके बाद में यहाँ पे आधार में इकाई अंक 5 है तो घात कुछ भी हो इकाई अंक 5 ही होगा, प्लस 6953 आधार देखा 3, और जब आधार में इकाई अंक 3 है तो घात में 4 का भाग लगाएंगे। 1008 में 4 का भाग लगाओ, और 1008 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचेगा तो घात 4, तो 6953 की घात 4, इसका मतलब ये हो गया 3 की घात 4 इंटू 7692 आधार में इकाई अंक देखा 2, और जब आधार में इकाई अंक 2 होता तो घात में 4 का भाग, मतलब 741 में 4 का भाग लगा दीजिए, और 741 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास कितने निकल के आएगी 1। यदि शेषफल 1 है तो घात 1 बना दो, और घात 1 बनाएंगे तो 7692 की घात 1, और 7692 की घात 1 का मतलब हो गया 2 की घात 1 इंटू 6971 की घात 1095। अब यहाँ पे इकाई अंक 1, और जब आधार में इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी एक होता है तो उस केस में ये खुद ही इकाई अंक हो जाते हैं, तो इकाई अंक यहाँ पे 1। सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान में रखना, अपने बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 4 × 5 20 इकाई अंक 0 प्लस 3 की घात 4 81 तो इकाई अंक 1, 3 की घात 4 का मतलब हो गया 81, और 81 में इकाई अंक 1 गुणा 2 गुणा 1 तो 20 + 2 और 20 + 2 22, 22 में इकाई अंक जो आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
आपसे कहा जाए कि जब इसको सॉल्व किया जाए तो इसके सॉल्यूशन में इकाई अंक कितना होगा, कर लेते हैं सॉल्व। सबसे पहले 29 की घात 195, आधार देखा, आधार में इकाई अंक 9, और जब आधार में इकाई अंक 2 3 4 7 8 9 में से कोई भी एक होता है तो घात में 4 का भाग लगाते हैं, और घात में 4 का भाग लगाने का मतलब 195 में 4 का भाग लगाए, और 195 में 4 का भाग लगाएंगे तो 95 में 4 का भाग, शेषफल बचेगा 3, तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 की घात 3 प्लस 64 की घात 171। अब आधार में इकाई अंक 4 है तो 174 में 4 का भाग लगाओ, सॉरी 171 में 4 का भाग, और 171 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल फिर से बच जाएगा 3, तो ये हो गया 64 की घात 3 प्लस 99 की घात 145। अब आधार में इकाई अंक 9 है तो 145 में 4 का भाग लगाओ, और 145 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बच जाएगा 1, तो इसको अपन लिख सकते हैं 99 की घात 1, और 99 की घात 1 का मतलब हो गया 9 की घात 1 प्लस 97 की घात 124। अब आधार में इकाई अंक 7 है तो आप 124 में 4 का भाग लगाओ, और 124 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 0, और जब शेषफल 0 बचता है तो घात की जगह 4 लिख दिया जाता है। इसी प्रकार 48 की घात 210। अब आधार में इकाई अंक देखा 8, आधार में इकाई अंक 8 है तो 210 में 4 का भाग लगाओ, और 210 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 2, इसलिए ये बन गया 48 की घात 2, और 48 की घात 2 का मतलब हो गया 8 की घात 2 गुणा 14 की घात 15। अब आधार में इकाई अंक 4 है तो 15 में क्या करेंगे 4 का भाग लगाएंगे, और 15 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 3, इसलिए 14 की घात 3, और 14 की घात 3 का मतलब हो गया 4 की घात 3। सबसे पहले 9 की घात 3। अब 9 की घात 3 का मतलब हो गया 9 आपस में 3 बार गुणा हो रहा है, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 81 में 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, तो यहाँ पे इकाई अंक आ गया 9 प्लस 4 की घात 3 64, और 64 में इकाई अंक 4 प्लस 9 की घात 1 का मतलब 9 प्लस 7 की घात 4। अब 7 की घात 4 की बात करिए तो 7 आपस में 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, तो इकाई अंक यहाँ पे जो आएगा वो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 1 गुणा 8 की घात 2 का मतलब हो गया 64, 64 में इकाई अंक 4, 4 की घात 3 का मतलब 64 फिर से गुणा 4, इसको कर दीजिए सॉल्व। सॉल्व करने के लिए अब क्या करते हैं 9 4 13, 9 22 प्लस 16, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहले इसको गुणा को सॉल्व करेंगे, तो गुणा को सॉल्व करेंगे तो 4 4 16, इकाई अंक आ गया 6, 6 और 9 15, 4 19, 19 और 9 28, और 28 में इकाई अंक 8। कहने का मतलब जब भी आपको मैथ में कहीं भी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोर्डमास रूल अप्लाई करना ही होगा। कई बार अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, 6 9 7 5 की घात XYZ, क्या आप इसमें इकाई अंक ज्ञात कर सकते हो क्या? अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि जब भी आपको घात वाली संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपने सिर्फ और सिर्फ आधार में इकाई अंक देखना है। आधार में इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो तो घात कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक ये खुद ही होंगे। अब आपने यहाँ पे देखा आधार में इकाई अंक 5, और जब किसी संख्या के आधार में इकाई अंक 5 होता है तो अब घात यहाँ पे XYZ ABC कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई अंक जो आएगा वो 5 ही निकल के आएगा। तो जब भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करने के संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक तो कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे बात कर लिया इकाई का अंक ज्ञात करना। एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है यहाँ पे कि कई बार अपने को कुछ संख्याओं को गुणा करने के लिए बोलता है और उनके गुणनफल के आगे या दाईं ओर टोटल शून्यों की संख्या पूछ लेता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं,
आपसे कहा जाए कि 24 गुणा 25 गुणा 27 गुणा 33 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 50 के अंत में कुल शून्य कितने होंगे, यानी कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहली चीज कि गुणा के अंत में शून्य जो आते हैं वो कहां से आते हैं? गुणा के अंत में जो शून्य आते हैं वो आपके आते हैं 10 के कारण। कहने का मतलब अगर 10 एक बार गुणा हो रहा है तो गुणा के अंत में एक जीरो आएगा। यदि 10 बार दो बार गुणा हो रहा है, 10 गुणा 2 10 100, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2। यदि 10 आपस में 3 बार गुणा हो रहा है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 3। कहने का मतलब संख्याओं के गुणनफल के अंत में जो शून्य आते हैं वो हमेशा 10 के कारण आते हैं। जितनी बार 10 गुणा होगा उतने ही शून्य होंगे। और यदि बात करी जाए 10 की, तो 10 जो आता है वो हमेशा 2 और 5 के गुणनफल से आता है, कि जितनी बार 2 और 5 आपस में गुणा होंगे गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य होंगे। तो यदि कोई भी रैंडम संख्याएं देकर आपको उन संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछता है तो उस केस में आपने सबसे पहले उन दी गई संख्याओं के फैक्टर करने 2 और 5 के रूप में। क्यों? क्योंकि शून्य जो आएगा वो 2 और 5 के कारण आएगा, इसलिए उन संख्याओं के फैक्टर कर लीजिए 2 और 5 के रूप में। तो सबसे पहले यदि 24 की बात करिए तो 24 के फैक्टर कर लो 2 और 5 के रूप में, और 24 के फैक्टर करेंगे तो अपन 24 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद में 25 के फैक्टर करने, 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 गुणा 5। अब 27 की बात करिए तो 27 के फैक्टर ना तो 2 की फॉर्म में हो रहे हो ना ही 5 की फॉर्म में। तो ऐसी संख्या जिसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होते उस संख्या के फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार 33 के भी फैक्टर नहीं हो रहे तो इसको भी छोड़ दीजिए। यदि 35 की बात करें तो 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 7। 40 की बात करें तो 40 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। और यदि 50 की बात करी जाए तो 50 के फैक्टर जो हो जाएंगे वो 2 गुणा 5 गुणा 5। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं में 2 और 5 के रूप में फैक्टर कर लीजिए जिनके हो रहे हैं, और जिनके नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। फैक्टर करने के बाद में आपने ये देखना है कि 2 जो वो कितनी बार काउंट में आ रहा है और 5 जो वो कितनी बार काउंट में आ रहा है। तो 2 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कहने का मतलब 2 के गुणनखंड जो है वो 7 है, सॉरी। और इसी प्रकार 5 कितनी बार रिपीट होके आ रहा है, 5 कितनी बार काउंट में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। 2 तो रिपीट हो रहा है 7 बार और 5 रिपीट हो रहा है 6 बार। अब आप 2 और 5 के जोड़े बनाना चाहो तो जोड़ों की संख्या जो बनेगी वो कंप्लीटली कितनी बनेगी, 6। और यदि 6 जोड़े बन रहे हैं तो उस केस में गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जो आएगी वो भी कितनी आएगी, 6 ही आएगी। कहने का मतलब इन 7 में से 6 2 और ये 6 5 जब आपस में गुणा होंगे तो 10 जो बनाएंगे वो 6 बार बनाएंगे, और जब 10 आपस में 6 बार गुणा होगा तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या जो आएगी वो आपके पास 6 निकल के आएगी। क्लियर है ये चीज कि जब भी आपको संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो आपने दी गई संख्याओं के 2 और 5 के रूप में फैक्टर करने हैं, उसके बाद में 2 और 5 के जोड़े बना लेने। जितने जोड़े कंप्लीट बनते हैं गुणनफल के अंत में उतनी ही संख्याएं होती हैं। कई बार आपको लगातार आने वाली संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने शून्य होंगे। कहने का मतलब जब 100 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 100 तक की संख्याओं का मतलब हो गया 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा करना है। अब मैंने आपसे कहा कि गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या आती है वो 2 और 5 के कारण आती है। अगर यहां से आप 2 और 5 ढूंढने लग जाओगे तो टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा। तो देखो यहां इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सीधा तरीका होता है कि जब भी आपको लगातार आने वाली संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या पूछी जाती है तो उस केस में आपने हमेशा अंतिम संख्या में 5 का भाग देना है। जो भागफल होगा वो ही शून्यों की संख्या होगी। लेकिन यदि भागफल की वैल्यू 5 या 5 से अधिक आती है तो उस केस में आपने 5 का भाग तब तक लगाना है जब तक कि नया भागफल 5 से छोटा ना मिल जाए। तो आपने 100 में 5 का भाग लगाया 20 बार। अब इस 20 की वैल्यू 5 से बड़ी है तो उस केस में आपने 20 में फिर से 5 का भाग लगाना है, और 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4 बार।
अब 4 में 5 का भाग जा नहीं रहा, इसलिए यदि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है तो 20 और 4 को जोड़ देंगे, और 20 और 4 को जोड़ा जाएगा तो वैल्यू जो आएगी वो 24। कहने का मतलब इन संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 24। इसी प्रकार लगातार आने वाली सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में भी शून्यों की संख्या पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 से लेकर 800 तक की सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो लगातार आने वाली सम संख्याओं के गुणन